नमस्कार। आज मैं समस्त शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और शोध अध्येताओं के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ। आप अपनी शोध यात्रा किस तरीके से पूरी कर पाएँगे? आप अपना रिसर्च वर्क कैसे करेंगे? विषय का चयन हम कैसे करेंगे और जो विषय हमें अपने निर्देशक के द्वारा, शोध निर्देशक के द्वारा दिया गया है, वह विषय और उस विषय पर हम शोध कार्य कैसे करेंगे? हम पहले सरल विषय से चल रहे हैं। यदि आपको किसी कवि, किसी लेखक, किसी साधक जिन्होंने साहित्य का सृजन किया है, ऐसे व्यक्तित्व के विषय में आपको कोई विषय दिया गया है कि आप उनके व्यक्तित्व पर आपको उनका अध्ययन प्रस्तुत करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व, गणनी ज्ञानमती माता जी का व्यक्तित्व, अथवा मुनि श्री सुधा सागर जी का व्यक्तित्व, अथवा कालिदास का व्यक्तित्व, माघ का व्यक्तित्व, या महाकवि धनंजय का व्यक्तित्व, तो हमें इसमें अगर हमें कार्य करना है, चाहे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिला हो या आपके लिए एमए के अध्येताओं के लिए या पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो इस पर हम कार्य कैसे करेंगे? तो हम देखें कि व्यक्तित्व में अगर हमें कुछ लिखना है तो सबसे पहले हमें ये बात तय करना पड़ेगी कि जिस व्यक्तित्व के बारे में हम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, वह व्यक्तित्व किस भाषा, किस दर्शन, किस शैली के हैं। साधक हैं, साहित्य सर्जक हैं, अथवा समीक्षक हैं, अथवा दार्शनिक हैं, तो हमें उस दृष्टि से उनके बिंदुओं को बनाना पड़ेगा। कुछ बिंदु इसमें निर्धारित रहेंगे, कुछ ही बिंदु इसमें परिवर्तित होंगे। जैसे कि हम देखें कि सबसे प्रमुख हमें व्यक्तित्व में अगर देखना होता है, तो व्यक्तित्व के लिए हमें उनका जन्म तिथि, जन्म स्थान, उनका पारिवारिक परिचय में माता-पिता, भाई-बहन, कुटुंब, परिवार, उनका शैक्षणिक व्यक्तित्व हमें उसमें बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई और उनकी शिक्षा के दौरान कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आईं, इन सारी चीज़ों का वर्णन हमें करना पड़ेगा। उनके शिक्षा गुरु कौन थे? उनकी अभिरुचियाँ कौन-कौन सी थीं? अगर कोई संसार को छोड़ कर के साधु बन गया है या साध्वी बन गई हैं, तो उनके लिए कहा जाएगा कि उनकी विरक्ति का बीज क्या है, वैराग्य का कारण क्या है उनका, ये हमें लिखना पड़ेगा। और अगर किसी ऐसा व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व जिनने संसार में ही हैं और उन्होंने गृहस्थ धर्म को अंगीकार किया है, अंगीभूत किया है, तो उनके लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान जो शिक्षा के लिए गए, उनके जो प्रयास थे, उन सारे प्रयासों को हमें लिखना पड़ेगा। उनके जीवन के अनुभव क्या थे और उनकी साधु संगति क्या थी, उनकी साधना क्या थी अगर हम साधक के विषय में लिख रहे हैं, उनके व्रत धारण और गृह त्याग का कारण क्या था और छुल्लिका, आरिका दीक्षाएँ क्या थीं, क्षुल्लक दीक्षा क्या थी और दीक्षा के उपरांत उनके नामकरण क्या-क्या हुए, उनके बिहार, भारत देश का भ्रमण यात्रा और उनके चातुर्मास, ये मैं साधक जीवन के लिए बता रहा हूँ। उनके चातुर्मास, उनके प्रभावक वक्तृता, विशेषण, उपाधि, तीर्थाटन और तीर्थों का विकास। ये हम एक साधक के लिए लिखेंगे कि उन्होंने जो कार्य किए, वह कार्य। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। माना कि हमें कालिदास के विषय में लिखना है, महाकवि कालिदास, महाकवि धनंजय, महाकवि राजशेखर,
हरिभद्र सूरि, सोमप्रभ सूरि। तो इसमें हमें इनका काल निर्णय करना पड़ेगा। इनका हमारे लिए काव्य का वैशिष्ट बताना पड़ेगा। व्याकरण के विद्वान हैं तो उनकी व्याकरणिक विशेषताएँ बताना पड़ेंगी। दर्शन के विद्वान हैं तो उनकी दार्शनिकता को परिलक्षित करते हुए, केंद्र बिंदु में रखते हुए हमारे लिए उनका वर्णन करना पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ समीक्षक हैं, जैसे मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने कालिदास पर काम किया, तो हमारे लिए उनकी जो समीक्षाएँ हैं, उनके विषय में हमें लिखना पड़ेगा। उनकी कौन-कौन सी समीक्षाएँ की हैं और क्या-क्या उनका मर्म निकला है और उसका मुख्य रूप से हार्द क्या था और उनके हार्द को हमें प्रकट करना पड़ेगा। जैसे कई विद्वानों ने, जैसे पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, और अगर हम वर्तमान में देखें प्रोफ़ेसर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी और प्रोफ़ेसर भागचंद्र भास्कर तथा और जो प्राकृत पुरुष रहे हैं, इसके अलावा प्रेमचंद जी सुमन, पंडित डॉक्टर उदयचंद जी, और इसके साथ-साथ में डॉक्टर जय कुमार जी जैन साहब, जो भी संस्कृत के बहुत अच्छे मनीषी हैं, और डॉक्टर शीतल चंद जी जैन। ऐसे मैं केवल नाम गिना रहा हूँ यहाँ पर। और अगर हम वर्तमान में मुनियों में देखें तो संस्कृत प्राकृत के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, और इसके साथ-साथ में हम देखें मुनि श्री वीर सागर जी ने भी कार्य किए, और भी हमारे अन्य साधक हैं। और आरिका मृदुमती माता जी, जो संस्कृत में हिंदी में बहुत अच्छी उनकी लेखनी चलती है। आरिका पूर्णमती माता जी, ऋजुमती माता जी, अकंपमती माता जी, ये सब लेखन कला को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। तो ये आपके शोध के विषय हो सकते हैं। जैसे कि आरिका पूर्णमती माता हिंदी साहित्य से जो रिलेटेड हैं, वो आरिका पूर्णमती माता जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर काम कर सकते हैं। जो हिंदी और संस्कृत के शोधार्थी हैं, वह आरिका मृदुमती माता जी के जीवन को लेकर के भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर जो प्राकृत के हैं, ये आचार्य सुनील सागर जी महाराज श्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर उन पर कार्य कर सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व की बात होती है। तो जो जैसा व्यक्तित्व है, हमें उस व्यक्तित्व के अनुकूल, व्यक्तित्व के वातावरण के अनुकूल हमें कुछ बिंदु तय करना होते हैं अपने शोध ग्रंथ में, अथवा शोध प्रबंध में, अथवा आपके प्रोजेक्ट में आपको ये करना पड़ेगा। जैसे उसको आपको अध्यायवार उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और उनका अन्य सा अब हम कृतित्व की बात करना चाह रहे हैं आपके सामने। अगर आप किसी कवि विशेष, किसी लेखक विशेष पर आप उनके कृतित्व पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके कृतित्व पर हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे शोध करेंगे, उनकी रचनाओं का अनुशीलन कैसे करेंगे, उनकी कृतियों पर अगर आप किसी अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उनके बिंदु क्या-क्या होंगे, ये हमें बिंदु किस प्रकार के बिंदु होंगे। तो हमारे लिए क्या करना होगा? कृतित्व में हमारे लिए प्रमुख रूप से उनका जो परिचय है, वो सामान्य परिचय हमें देना होगा, और उनको अध्यायवार हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए किसी साधक विशेष का कृतित्व लिखना है, कवि विशेष का कृतित्व लिखना है, तो सबसे पहले हमें उसकी जो कृतिकार हैं, तो कृतिकार का हमें सामान्य सा परिचय देना होगा। फिर हमें उनकी कृतियों के परिचय को लाना है, कि जो उनकी कृतियाँ हैं मुख्य रूप से, उन कृतियों का सामान्य परिचय। अब उसके बाद हम करेंगे उन कृतियों का वर्गीकरण। कृतित्व में हमें उनका वर्गीकरण करना अनिवार्य होता है, कि किसी साधक ने, किसी लेखक ने अगर संस्कृत भाषा में कार्य किया है, हिंदी में कार्य किया है, अथवा प्राकृत भाषा में कार्य किया है, अथवा अंग्रेजी भाषा में कार्य किया है, या दर्शन के विषय उनके रहे हैं, या फिर हम कहें कि उनके शोधालेख रहे हैं, या उनकी संगोष्ठियाँ रही हैं, तो हमें ये उनके कृतित्व को, जो उनका कृतित्व का जो आकार है, वह पहले आकार और प्रकार हमें सोचना पड़ेगा कि उनका कृतित्व का आकार प्रकार कैसा रहा है। जैसे कि देखिए हम कि उनकी मौलिक रचनाएँ कौन-कौन सी हैं, हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि जो कृतिकार हैं, कृतिकार की मौलिक रचनाएँ कौन-कौन सी रही हैं। तो हमारे लिए ये मुख्य बिंदु ये है कि मौलिक रचनाओं में
उन्होंने किसी चरित्र को लिखा है, किसी मूल ग्रंथ को लिखा है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि उनके भाष्य हैं, उनके भाष्य ग्रंथ कौन-कौन से रहे हैं, टीका ग्रंथ कौन-कौन से रहे हैं, संस्कृत की टीका की है या प्राकृत की टीका की है अथवा हिंदी की टीका की है या उन्होंने स्तोत्र साहित्य पर कार्य किया है। तो हमें ये डिवाइडेशन करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। दार्शनिक ग्रंथ कौन-कौन से हैं, ये भी एक प्रकार से हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। दार्शनिक ग्रंथ कौन-कौन से हैं उनके, अथवा सैद्धांतिक ग्रंथों के रूप में भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि अनुवादित ग्रंथ, अनुदित ग्रंथ, तो उनके ग्रंथों में कौन-कौन से उन्होंने अनुवाद किए हैं, किन-किन ग्रंथों पर उन्होंने अनुवाद अपने प्रस्तुत किए हैं। तो ये हम डिवाइडेशन कर सकते हैं अलग-अलग पद्धति से। तो ये वर्गीकरण करना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद में उनकी विशेषताओं को, उनके प्रतिपाद्य को, ग्रंथों के प्रतिपाद्य से तात्पर्य उसकी विषय वस्तु से है। उस विषय वस्तु को हम सामान्य रूप से उसको प्रस्तुत करके उसकी मूलभूत विशेषताओं को हम उस कृतित्व में लिखेंगे। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो छोटे प्रोजेक्ट में उसकी भाषा शैली थोड़ी उस प्रकार की होगी, जिसमें हमें सामान्य आलोडन करना होगा। लेकिन आप एमफिल कर रहे हैं अथवा शोध कार्य कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं, तो उसमें हमें बृहद रूप से उनका वर्णन करना पड़ेगा, कृतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना पड़ेगा। और अगर उन कृतियों के अंदर जो भी विषय वस्तु वर्णित है, उस विषय वस्तु में भी हमें उनका डिवाइडेशन अंदर करना पड़ेगा कि इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। और इसमें प्रकृति का वर्णन है, पर्यावरण का वर्णन है, राष्ट्र भावना का वर्णन है, देश हित का वर्णन है, नारी समाज के बारे में वर्णन है, समाज शास्त्रीय अध्ययन किया गया है, आदि-आदि छोटे-छोटे से बिंदु हम उसमें बना करके उस कृतित्व पर कार्य कर सकते हैं। हाँ, सबसे मूलभूत बात, जहाँ से जिस ग्रंथ से हम जो रेफ़रेंस लेंगे, जिसको हम संदर्भ बोलते हैं, वह संदर्भ आपको नोट करना अनिवार्य है। संदर्भ अर्थात जैसे कि